नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आज देश की सबसे बड़ी खबर में महाराष्ट्र के अंदर शपथ ग्रहण समारोह है। इसे आप मेगा शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं या महाशपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं। एक ऐसे सस्पेंस का पटाक्षेप हुआ है कल रात को, देर रात तक, जिसमें सस्पेंस बना हुआ था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा या फिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे ने आखिर तक सस्पेंस बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है वो अपने आप में शोध का विषय हो गया। देवेंद्र फडणवीस तीसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और एक ऐसे मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं जो पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक मिथ को उन्होंने तोड़ा है और वो मिथ ये है कि डिप्टी सीएम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो ये एक मिथ उन्होंने तोड़ दिया। वहीं अजीत पवार छठवीं बार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह है जिसके अंदर बहुत सारी उठापटक, सियासी पैंतरेबाजी, और हमने एक ऐसा सस्पेंस देखा जिसे हम सस्पेंस थ्रिलर भी कह सकते हैं या सस्पेंस फिल्म भी कह सकते हैं, राजनीतिक मूवी। तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या चलता रहा और 12 दिन के अंदर क्या क्या हुआ, और अब से लगभग 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। एक बहुत ही मेगा शो होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्ट है कि वो जो भी कोई इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह करती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री या कद्दावर लोग पहुंचते हैं। इसी पर एक खास पैनल मेरे साथ में जुड़ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह को। मेरे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता हैं और संपत सारस्वत और अमिताभ ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में रहेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आशीष कुमार। सबसे पहले मैं आशीष कुमार से शुरुआत करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, उठापटक रही और 12 दिन तक सस्पेंस बना रहा। एकनाथ शिंदे जो है आखिर तक ये कहते रहे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी कहा आशीष, एकनाथ शिंदे ने, मैं रात को बताऊंगा, शाम को बताऊंगा। अजीत पवार ने चुटकी ली, मैं तो बनने जा ही रहा हूं, आप ये अपने बता देंगे। तो मैं सबसे पहले समझना चाहता हूं आपसे, एकनाथ शिंदे की क्या वजह रही इतना मान मनोबल करवाने की और रूठने की, मनाने की, वो जिस तरह से वो कर रहे थे, कैसे देखते हैं आप, क्या वजह रही महाराष्ट्र की सियासत में? नहीं, देखिए, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये कतई आश्चर्य का विषय नहीं था। ये तय था कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, क्योंकि अगर हम केवल अजित पवार का सपोर्ट भी ले लेते तो और कुछ निर्दलियों का सपोर्ट भी ले लेते तो बहुत कंफर्ट मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी बैठी हुई थी। अब शिंदे के पास एक समस्या इस पूरे माहौल में यह हो गई थी कि उनको अपनी राजनीतिक पहचान को जिंदा रखने की जरूरत थी, वो कहीं अप्रासंगिक न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ा जो है वो राजनीतिक विरासत है, एक नाम है, शिंदे के पास या अजित पवार के पास एक बड़ी मजबूरी ये है कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को अभी बनावे, क्योंकि अजित पवार के सामने शरद पवार हैं, शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की लीगेसी है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती के साथ उनको जाना था। तो उन्हें चाहिए यह था कि अधिक से अधिक जो है मंत्री पद उनको मिल जाएं, जो की पोर्टफोलियोज होते हैं वो मिल जाएं, कुछ केंद्र सरकार में जो है उनको जो है बेहतर जो है कल को जो है निगोशिएट करने का मौका मिल जाए। तो ये सारी चीजें थी, और एक जब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो करके किसी और के लिए पद छोड़ता है तो दर्द तो होता ही है, उस दर्द की जो है व्यथा तो कहीं नहीं जा सकती है। तो कहीं आश्चर्य नहीं था, और ये था कि कुछ जो है पोर्टफोलियोज को लेकर के दिक्कत है और इसीलिए ये सारी जो है उठापटक चल रही है, और वो सेटल हो गया होगा अब तक। सेटल हो गया होगा अब तक। वैसे पिछला जो शपथ ग्रहण था उसके अंदर भी था कि देवेंद्र फडणवीस की जो है कुर्सी नहीं लगाई गई थी, लास्ट मोमेंट पर लगाई गई थी, वहाँ पे इस वक्त दो कुर्सियाँ थी इस वक्त भी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है
वो जो है अपने आप में, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ पिछले 2 टर्म से, लगभग सन 2018-19 के बाद से, कि बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अलग अलग तरह की चीज़ें गढ़ती चली जा रही है। एक ऐसे माइलस्टोन पैदा मतलब बना रही है दूसरी पार्टियों के लिए कि भैया समझो हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। डिप्टी सीएम को सीएम, सीएम को डिप्टी सीएम, है ना। ये एक मतलब हम जो चाहेंगे उसको वो बनाएंगे। कोई ईगो ना मत रखो, कोई ईगो मत रखो, कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सिर्फ पार्टी हित में काम करो। नहीं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग राजनीति को अभी नए सिरे से देखना शुरू किए हैं, उन लोग को लगता है कि ये बड़ी स्मार्ट मूव है। आप इंदिरा गांधी के जमाने में चले जाएंगे, या जिस समय भी केंद्र सरकार के पास इस तरह का प्रचंड बहुमत होता है और जब केंद्र के नेतृत्व बहुत मजबूत होता है। मैं एक उदाहरण दूं, कक्षा 12 में जो राजनीति विज्ञान पढ़ाई जाती है उसमें 2 किताबें, 2 जो है कार्टून दिए गए हैं, एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। एक इंदिरा गांधी के जमाने में है कि जब इंदिरा गांधी जो है उनका कार्टून दिखाया गया कि वो सबको जो है कुछ भोजन दे रही हैं, तो सारे मुख्यमंत्री कटोरा लेकर के उनके आगे खड़े हैं। बहुत सशक्त जो केंद्रीय नेतृत्व होता है और लगभग पूरे भारत पर उनका राज है, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय छत्रपों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर रहते हैं। ये हम लोगों ने इंदिरा गांधी के जमाने में ऑलरेडी देख रखा है, या फिर राजीव गांधी के जमाने में देखा हुआ है। वहीं पर जो दूसरा कार्टून है, जो समझने की बात मैं कह रहा हूं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई है, जिसमें कि उनको पसीने छूट रहे हैं, मशाले जल रही हैं, कहीं जयललिता उनको जो है बीमार किए पड़ी है, कहीं ममता दीदी तो कहीं मायावती जी। तो वो हम लोग मजाक अक्सर करके कहते हैं कि एक कुंवारे के पीछे 3 कुंवारियां पड़ गई थी, बेचारे की घुटने इतनी बार मोड़ने पड़े कि घुटने बदलने पड़ गए। तो जब आपके पास केंद्रीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं होता है, इस तरह का बहुमत नहीं होता है, तो ये दिक्कतें वहां पर आती ही आती हैं। जैसे देखिए कि अभी जब केंद्रीय नेतृत्व को देखे कि बीजेपी के पास सीटें कम हुई हैं, अचानक से बीजेपी के नेता एनडीए शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां पर पूर्ण बहुमत था, तब तक नरेंद्र मोदी की जो भाषा हुआ करती थी बीजेपी, और बीजेपी का भी वो नाम कम लेते थे, वो बोलते थे मेरी सरकार, मेरी बात। तो ये बहुमत का खेल है साहब, और वो इस तरह से लंबे समय से हम लोग देखते आए हैं। बीच में चूंकि लंबा दौर कम बहुमत की सरकारों का रहा है, इसलिए हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है। चलिए ठीक है। अमिताभ जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम में एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा जो शांत रहा, मुस्कुराता रहा, और उसने कहा कि भैया मुझे तो डिप्टी सीएम बनना ही है, अजीत पवार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि उसके ऊपर कम चर्चा हो रही है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं ये किस तरह के राजनीतिक खिलाड़ी हैं आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि अजीत पवार जी जो है उन्होंने ज्यादा परिपक्व कदम उठाया, और शिंदे जी भी समझ गए थे, क्योंकि अजीत पवार जी ने तो सीधे सीधे कहा भाई मैं तो फडणवीस को चाहता हूँ, तो अपने आप भारी हो गया। वैसे ही इतनी ज्यादा सीटें आ गई थी, तो उसमें कुछ की गुंजाइश नहीं थी। थोड़ा मुझे लगता है कहीं कहीं जो है थोड़ा सा बचकाने कदम उठाए अभी शिंदे जी ने। शिंदे जी को बड़ी समझदारी से खुद ऑफर करके और स्वीकार कर लेना चाहिए था। वो इस बात चाह नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि जैसे अचानक कुछ बड़ा पद किसी को मिल जाता है, फिर उसे छोड़ के जो है वो एक बच्चे की तरह चलने लगता है, कुछ वैसा। और ये चीज कि उनके कद को, जो भाजपा के साथ एक बहुत तगड़ा मजबूत संबंध उन्होंने जो अब तक डेवलप किया था, बना था, इस तरीके भाजपा ने फडणवीस जैसे नेता को उनके अंदर में कहा कि आप उपनेता बनके या उप मुख्यमंत्री बनके इनके साथ काम कीजिए, कि तो भी मंजूर नहीं था, लेकिन वो चुपचाप गए थे। तो आज उनको बड़ा दिल दिखाना था और बड़े सधे हुए तरीके से मान जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये राजनीति है, यहाँ पे वक्त का खेल है। कभी आप एकदम टॉप पे होंगे, कभी नीचे होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, तत्पर रहना। और जनता की सेवा जब आप कर रहे हैं तो वहां पद को लेकर लड़ाई करते हुए सामने नहीं नजर आना चाहिए। पीछे तो होती ही है बहुत, जब लेकिन सामने नहीं नजर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है उन्होंने अपना बढ़ा लिया है। अब भाजपा जो है उनके प्रति थोड़ा सा ज्यादा जो है सहानुभूति रखेगी, उनके साथ कुछ ज्यादा
सदाशयता के साथ काम करेगी और शिंदे को वापस अपनी जगह पाने के लिए जो उन्होंने अब तक मकाम बनाया था भाजपा के अंदर में, भाजपा के दिल में, उसके लिए संघर्ष उसके लिए करना। ये बहुत कठिन समय था जिसको उन्हें पक्वता से संभालना था, वो नहीं संभाल पाए। अजीत बाबू संभाल गए और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने इनको दोनों को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, तो दोनों की काफी मजबूत हो गई है। अब मुझे लगता है कि भविष्य में जो है ये दोनों आगे बढ़ने जा रहे हैं। और शिवसेना के प्रति खास करके मैं बहुत ये हूँ कि जो एक मुझे लगता था ना कि वहां की जनता जिस तरह से बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से लोकसभा में जो है उद्धव को समर्थन मिला था, तो मुझे लगा कि इस देश से जो परिवार पार्टी तंत्र है ना, उससे मुक्त हो पाएगा देश। अभी भी सामंतों राजाओं के भांति हम अपने नेताओं को समझते हैं, ये नहीं समझते कि वो हमारे सेवक हैं, बजाय हम समझते कि वो हमारे राजा महाराजा हैं। वो भाव उससे निकलना चाहिए जनता को, और इन्हें समझ में आना चाहिए नेताओं को कि वो राजा महाराजा के काल को बाहर निकला, अब तो सेवा उस ढंग से काम। जी ठीक है। काफी गंभीर सवाल भी उठाए हैं और आपने पूरा फ्यूचर भी दिखा दिया एकनाथ शिंदे का। ऐसा हो सकता है क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें भरी राहें हो सकती हैं आगे चलकर, है ना। तो अभी समझेंगे थोड़ा सा कितनी मुश्किलें हो सकती हैं एकनाथ शिंदे के लिए। जिस तरीके से उन्होंने जो है एक सस्पेंस बनाया, फिर मान मनोबल चला, रूठना मनाना चला। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जैसे शादी में फूफा रूठ जाते हैं वैसे फूफा रूठ गए हैं, है ना, उनको मनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें रहीं। फिलहाल संपत सारस्वत जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपकी महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस जो है एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। और इतना बड़ा मेगा शो, मतलब ये जो पूरा एक मेगा शो होता है आपकी तरफ से, है ना, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी, एक बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम हो जाता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है वो भी बताइएगा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अब आगे क्या होने जा रहा है और आज क्या क्या मंत्री पद और कौन कौन शपथ ले सकता है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और सभी लोग आज मुंबई की ओर जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिवार के प्रति एक परंपरा है, एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी। और उस परिवार में घर का मुखिया जो है, घर में कोई उत्सव का माहौल हो तो घर का मुखिया वहां उपस्थित रहता है। तो उस हिसाब से ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसा रहा है। चाहे राजस्थान का मामला हो या किसी भी अन्य प्रदेश का, गुजरात का मामला हो, जहां भी जब भी शपथ विधि का प्रोग्राम हुआ है तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरा परिवार और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां एनडीए की सरकार है, जहां पर मुख्यमंत्री एनडीए के हैं, वो सब लोग वहां पर हाजिर हुए हैं और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि हम एकजुटता के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ चुके हैं। रही बात दूसरी चीज, मैं आपको बताना चाहूंगा, आशीष जी ने भी अभी जिक्र किया, अमिताभ जी ने भी जिक्र किया कि, और आपने भी बताया कि एक मुख्यमंत्री जो है उसको लेकर एक कसमकश चल रही थी। मेरा ऐसा मानना है, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें कुछ निर्णय लेने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं समय लगना लाजमी है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। देखिए, जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर सकते हैं तो उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री अब जो एकनाथ शिंदे जी हैं, वो या तो उप मुख्यमंत्री बनकर या मंत्री बनकर या बिना पद भी काम क्यों नहीं कर सकते। बिना अगर पद इस के परिवार का हिस्सा है तो बिना पद के परिवार के जो तमाम लोग हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पद प्रतिष्ठा को छोड़कर एक समझने की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस जी से एक बहुत बड़ी शिक्षा लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के होद्दे पर बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत पार्टी के आदेश के साथ ही, उस टाइम भी ऐसा हुआ था, 2-3 दिन तक लोगों को लगा था, 2-3 दिन तक मीडिया जो है देवेंद्र फडणवीस जी को फॉलो कर रही थी, उनके विचारों को, उनके शब्दों को फॉलो कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं समुंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। और वाकई में अब देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अब बहुमत के साथ आई है, ये समंदर के रेले की तरह आई है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को जानकर, समझकर और समर्थन दिया है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्हें देवेंद्र फडणवीस के अलावा या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक के अलावा कोई भी मंजूर नहीं है।
चलिए, कोई भी मंजूर नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते रहे जब से 12 दिन के अंदर कि हमने ये किया 2.5 साल के अंदर, पूरा बताया उन्होंने, इतना सब कुछ किया है हमने। और जिस तरह से अभी उदय सामंत ने इसकर लास्ट मोमेंट पर भी कहा कि एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तो ये लास्ट मोमेंट तक सब कुछ बना रहा। आपने कहा बिना पद के भी काम किया जा सकता है, तो इसके अंदर अमिताभ, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा अभी एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ों को। एक सवाल है मेरे मन में, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हटे और एक असली शिवसेना और दूसरी डुप्लीकेट शिवसेना ये रहा, वोट परसेंटेज के हिसाब से तो एकनाथ शिंदे आगे निकल गए, उद्धव ठाकरे पीछे रह गए, तो क्या मराठों के नेता के रूप में भी एकनाथ शिंदे अपने आप को देख रहे होंगे कि यदि मैं सीएम नहीं बनता हूं तो मराठों के नेता के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा, क्योंकि भविष्य तो हर कोई देखना चाहता है। तो ये भी एक शायद एक वजह रही कि अगर एकनाथ शिंदे का कद ऊंचा हो गया, मराठों के बड़े नेता बन गए, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा समर्थन उन्हें मिला है। लोकसभा चुनाव में तो कुछ निराशा सी हुई थी, लेकिन अब जो मौका जनता ने उन्हें दिया है ना, तो उन्हें बहुत परिपक्वता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। देखिए, जैसे आप क्रिकेट का खेल देखते हैं या फुटबॉल का देखते हैं, उसमें आप देखते हैं अक्सर कप्तान बदलते रहते हैं। अब बहुत लोग जो है नए कप्तानों के अंदर में खेलते रहते हैं, तो हमें उस स्पिरिट के साथ आगे चलना चाहिए। देखिए, अंततः आपके कर्म और रणनीति जो है ना, वो तय करते। जनता के मन में आप राजा बनिए ना, जनता के दिलों पे राज कीजिए। आप सरकार में केवल राजा बन के हम हमेशा रहें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जनता के अंदर में अगर आपके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान और प्रेम होगा, वो तब होगा जब आपको वो देखेंगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, और बगैर किसी स्वाभिमान माने दंभ या अभिमान के आप हर तरह का काम करने को तत्पर रहते हैं। मोदी जी जब सफाई कर्मचारी को बुला करके उसके पांव धोते हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने? उनकी विनम्रता देख करके जनता और बिछ जाती है, आप देखिए। और ये लगता है कि शिंदे जी को इतना बड़ा अवसर मिला है। आप सोचिए कि उद्धव जी, ये ठाकरे परिवार की छाया से जब निकलकर ये पार्टी आई है, तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि यही पार्टी अगर सही ढंग से मेहनत करे, तो भारतीय जनता पार्टी को, जो कि खुद को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, और सचमुच यहाँ पे जो है निश्चित रूप से ऊपर की लड़ाई होती रहती है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से तय होती है चीजें। यहाँ पे किसी एक प्रकार का पूरे पार्टी पर राज्य नहीं है, तो शिंदे जी अपनी पार्टी को उस ढंग से खड़ा कर सकते हैं और पूरे देश में उसको प्रचार प्रसार करके बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं कि देखो, हम भी जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाले पार्टी हैं, और हमारे अंदर भी सब कुछ लोकतांत्रिक ढंग से होगा, किसी एक परिवार का कब्जा इस पार्टी पे नहीं होगा। ये लोगों को भरोसा दिलाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है। थोड़ी सी परिपक्वता दिखाएं, समझदारी दिखाएं, और पद का लालच वो छोड़ दें, क्योंकि जनता ने उनको बहुत अच्छा अवसर दिया है। उसको देखें, उसको समझें और आगे काम करें, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो चलिए, आपने कुछ सवाल उठाए, मैं थोड़ा राजनीतिक विश्लेषक जो है हमारे आशीष से समझ लेता हूँ। अमिताभ कुमार ने कुछ सवाल उठाए हैं आशीष, है ना, जैसे मैच्योरिटी की उन्होंने बात की है, दूरदर्शिता की बात की एकनाथ शिंदे को लेकर, है ना, और जो मैंडेट उनको मिला है शिवसेना के रूप में, उसको लेकर भी बड़ा अपने आप को बना सकते हैं, अब महाराष्ट्र के अंदर बड़े नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो दूरदर्शी वाली बात आई, और एक जो सवाल उठाया उन्होंने उनके ऊपर परिपक्वता, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है, या फिर कुछ और वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ अमिताभ जी के साथ डिसएग्री करता हूँ, और ये है कि शिंदे जो है वो बीजेपी की जो है पार्टी सदस्य नहीं है। उनको अपने पार्टी हित में ज्यादा से ज्यादा जो है उनको निगोशिएट करना ही करना चाहिए था। जहां तक अजीत पवार जी के साथ आप तुलना कर रहे हैं, तो अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो लोकसभा चुनावों के बाद ये कहने लगा था कि अजीत पवार को साथ में लेकर के हमने गलती कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत पवार बहुत अधिक दबाव में थे इन कंपैरिजन। अगर हम बात करें कि शिंदे उद्धव ठाकरे और अजीत पवार शरद पवार, तो अजीत पवार के ऊपर दबाव ज्यादा था। लोकसभा चुनाव में उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
कंपैरेटिवली लोकसभा में अगर हम कहें स्ट्राइक रेट तो बीजेपी के मुकाबले भी शिंदे का ज्यादा हुआ करता था, या शिंदे की जो शिवसेना है उसकी ज्यादा थी। तो वो अगर पूरी तरह से आज जाकर के कहें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कहेंगे मैं उसको मानूंगा, तो एज ए लीडर वो अपने पार्टी के लोगों को क्या जाकर के फेस दिखाएंगे? उनको निगोशिएट करना होगा। और ऐसा अगर हो कि बीजेपी में उनको मर्ज कर जाना, तब तो कहें ठीक है, जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो मैं भी मान जाता हूं। जहां तक मैंडेट की बात है, मैंडेट यही रहा है कि बीजेपी को अलग जो है टिकट्स पर कुछ सीट्स ऐसी भी रही हैं जहां पर कि बीजेपी और ये सेना के जो सदस्य थे, जो इनके कैंडिडेट्स थे, वो आमने सामने आ गए थे। और उसके बावजूद भी ये फाइट हुई है। तो ये तो शुरू से चल रहा था ना कि ये दो अलग अलग पार्टीज हैं और दो पार्टीज का गठबंधन है। और अगर आप गठबंधन के अंदर अगर आप पॉलिटिक्स में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं तो आप राजनीति में बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और दो दो उठी हुई उंगलियां ये जरूर बताती हैं कि मेरी बात में दम है इस बार। तो डिसएग्रीमेंट देखिए, राजनीति और लोकतंत्र दोनों में बहुत जरूरी है। शिंदे को इस बात के लिए जरूर जो है सराहना मिलनी चाहिए कि शिंदे ने जो है वो राजनीति में अपनी जगह बनाई है, चाहे जैसे, और वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। उनके जो सांसद हैं वो भी तो जाकर के पूछेंगे ना कि आप हमारे लिए क्या लेकर के आए, विधायक पूछेंगे आप हमारे लिए क्या लेकर के आए। कल को उनको अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए उनको जो है चंदे वगैरह चाहिए, तो जो मजबूत पोर्टफोलियो कि ये इमेच्योर डिसीजन था। अजीत पवार की कहानी अलग है और हमें शिंदे को जो है अलग चश्मे से देखना होगा। बिल्कुल, शिंदे को हमें अलग चश्मे से देखना होगा। लेकिन जो अमिताभ कुमार ने सवाल उठाया कि आने वाला भविष्य थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने एक निगोशिएशन के वाले मामले में रहे, प्रेशर बनाया, फिर गांव चले गए, कभी अस्पताल चले गए, नहीं माने, सब कुछ चलता रहा। और ये सब चीज़ें आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा ना लगा हो कि भाई शिंदे ने इतना परेशान किया। हाँ, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं मेरी बात को अमिताभ? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी कि उनको ज्यादा बेहतर पोर्टफोलियो चाहिए थे, तो उसके लिए लड़ते, उनसे बहस करते। ये जो रूठने वाला जो अंदाज था ना कि गांव चले गए और तबियत खराब कर रहे हैं, मैं बचकानापन जो कह रहा हूँ यहाँ झलकता है। बिल्कुल सही। आप उनसे करते, ये नहीं कहते कि मैं शपथ नहीं लूंगा, हाँ मैं बिल्कुल बनूंगा। उनको मानते हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात इलेक्शन पहले तय हो चुकी थी जब भाजपा को मुख्यमंत्री घोषित करने के से मना कर दिया था, तो उनको पता था सीट के हिसाब से चीजें तय होंगी। तो अब ये जब पता है तो आप ठीक है उनसे कहिए कि मुझे गृह मंत्री का पोर्टफोलियो दे दीजिए, कृषि मंत्रालय दे दीजिए, राजस्व दे दीजिए, जो भी आपको चाहिए उस पर आप फाइट करते और अंदर खाने। बाहर से आप इस तरीके से जो जाते दिखे ना, उसका संदेश कह रहा हूँ। उससे मतलब ऐसा लगा कि बच्चे की तरह आपको मनाने जाया जा रहा है या उस पर कहानियां चल रही हैं। और मीडिया आपने देखा कि किस तरीके से उछाला चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वो जिस तरीके से निकल कर अभी आए थे ना, देखिए वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में अब देखा जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी इसकी आलोचना कर रहा था कि उद्धव ठाकरे को केवल इसलिए समर्थन मत कीजिए कि वो उनके बेटे हैं। बाला साहब, क्योंकि पार्टी तो सिद्धांतों पे चलती है ना भाई, उस सिद्धांतों के आधार पे ये पार्टी को लेकर अलग हुए थे। बिल्कुल। तो अब जब ने उस पे पुष्टि कर दी है, मुहर लगा दी थी, तो अब इनको यहाँ पे ना थोड़ा सा बुजुर्ग की तरह व्यवहार करना था कि ठीक है मुझे तो उप मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन ये 5-6 चीज मुझे चाहिए, उस पे वो अंदर खाने लड़ते और रूठा राठी नहीं करते, तो निश्चित रूप से परिपक्व कदम होता उनका। मैं इतना बताना चाहता हूँ। नहीं, सही बात है। अगर थोड़ी सी परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। वरिष्ठ पत्रकार यदि ऐसा कह रहे हैं तो ये अपने आप में गंभीर बात है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ आपसे अमिताभ, जिस तरीके से इस समझौते वाली बात जो आई अजीत पवार की, कि समझौता तो करना ही था उनको, और कोई चारा ही नहीं था उनके पास समझौता करने के अलावा, है ना। तो उन्होंने अपने आप को एक सरेंडरिंग, जैसे ना सरेंडर कर देना वो वाला, उसमें चले गए वो। और हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की आपस में मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और एकनाथ शिंदे एक तरफ चुपचाप बैठे हुए थे। ये पिक्चर हमेशा याद रहेगी लोगों को, और हमारे से पत्रकारों को, अब जैसे पत्रकारों को हमेशा याद रहेगी। ये पिक्चर बहुत कुछ कह रही थी।
मैं बता दूं आपको, देखिए अजित पवार ने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार की राजनीति से उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। वो जो कहते हैं आग राजनीतिक, अजित पवार अब निकल करके आगे आए हैं और अपनी पार्टी के प्रमुख के तौर पे अब वो एक नई राजनीतिक जो है वो उन्होंने बिछा ली है अपनी, और आगे बढ़ने का। आप समझिए कि शरद पवार जी ने तो ग्रहण लगा दिया था कि पार्टी तो सुप्रिया सुले रहेंगी, तो उनका तो कद खत्म हो रहा था भाई। उस पार्टी में रह के वो फिर एकदम हमेशा पिछलग्गू रहते। अब हटने के बाद एक झटका जरूर लगा लोकसभा में, लेकिन अब जिस तरीके से वो उभर के आए हैं, तो अब वो पूरे एक नए प्रमुख के तौर पे उभर कर आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए वो अभी जो समय है कि अभी उप मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो एकदम खुले दिल से स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। अंदर से वो कोशिश करते रहेंगे कि अब मुझे बड़ा नेता बनना है महाराष्ट्र में, या देश मुझे आगे जी। और अभी ये परिस्थितियां जो है ना, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, इसलिए इतना ग्रैंड तो आयोजन हो रहा है। आप भाजपा की जो है ना चूल्हे हिल गई थी लोकसभा चुनाव में, इतना कुछ करने के बाद 240 पे जनता ने लाभ पटका है, क्या संदेश देना चाह रही है। लेकिन फिर हरियाणा, और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की विजय मिली है, तो उनको थोड़ा दिल में सुकून की सांस आई है कि नहीं जनता ने हमें छोड़ा नहीं है, बल्कि शायद वो हमें थोड़ा चाहती थी कि हम ज्यादा उछल कूद ना करें और मजबूती से धीरे धीरे आगे बढ़ें, और वो दिख रहा है। इसलिए इतना ग्रैंड इसको दिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि एक झारखंड के हारे हैं ये, है ना। तो ये इसको दिखा करके, और इतना बड़ा तमाशा इसलिए क्रिएट है कि मोदी जी और अमित शाह जानते हैं कि हमारे देश की जनता को केवल काम हो जाने से नहीं फर्क पड़ता है, उसको तमाशा भी दिखाना पड़ता है, ग्लैमर दिखाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। इसीलिए वो बार बार छोटी छोटी चीज बताते हैं, और छोटे छोटे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं। यहाँ कांग्रेस मात हो जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जीत जरूरी है, जीतना ही सब कुछ है, जो जीता वही सिकंदर, तो चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। खैर संपत सारस्वत, मैं आपको थोड़ा बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह में फिल्मी सितारे भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर पहुंच गए हैं, इधर सचिन तेंदुलकर पहुंच गए हैं, अमृता फडणवीस भी पहुंच गई हैं। वहां पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया धीरे धीरे। लगभग आधा घंटे बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जैसे 5:30 बजे का समय, हम देखेंगे सब कुछ होते हुए। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आज महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो हो रहा है ये कितना बड़ा है और कितना ऐतिहासिक है, और आने वाले समय में बाकी राज्यों पर या देश के राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो संपत, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में देश की राजनीति पर और बाकी राज्यों पर, क्या मैसेज देना चाहिए भारतीय? जी, देश की राजनीति तो अपने स्तर पर अपनी गति से चल ही रही है, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर आश्वस्त कर देते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, उसमें एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की व्यवस्था अब देखने को मिलेगी। क्योंकि पीछे हमने देखा कि पिछले जो 5-6 साल हैं, उन सालों में एक स्थिर राजनीति जो है वो स्थापित नहीं हो पाई थी। आपने, अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो हमने शिंदे परिवार के शासन को देखा, पवार परिवार के शासन को देखा, चौहान परिवार के शासन को देखा, और परिवारवाद से ऊपर उठकर एकनाथ जी का जो पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से शिवसेना ठाकरे परिवार की लीजेसी को मेंटेन कर रही थी, और हिंदुत्व का चेहरा निकलकर एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जो एकनाथ शिंदे जी का जो चेहरा सामने आया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, उन दोनों की आइडियोलॉजी अब जो है ना केवल विकास के रास्ते पर बल्कि हिंदुत्व के मॉडल को भी और ज्यादा मजबूत करेगी। देखिए, एक चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा कि महाराष्ट्र से ही, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि ग्लैमर भी वहां पर हो रहा है, अब बॉलीवुड के लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई जो है वो केवल आर्थिक राजधानी ही नहीं है, बॉलीवुड की भी अपने आप में एक राजधानी है, ग्लैमर की भी एक अपने आप में राजधानी है। उसी प्रकार से अगर हम किसी आइडियोलॉजी को स्थापित करने की बात करें तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भी राजधानी अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र सबसे पहले है। हिंदुत्व का जिक्र आते ही महाराष्ट्र का सबसे पहले ध्यान आता है, और महाराष्ट्र से ही एक मॉडल शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आज इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि अब
जो है हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम जो घटक दल हैं वो आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी गति से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मतलब एक मॉडल शब्द का आपने जो इस्तेमाल किया है मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। अमिताभ से समझूंगा सबसे पहले, फिर आशीष से उस पर रिएक्शन चाहूँगा अमिताभ की बात के ऊपर। ये जो मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया है अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, अभी तक हम गुजरात मॉडल को हम सुनते आ रहे थे, फिर योगी मॉडल आया बीच में उत्तर प्रदेश से, योगी मॉडल भी है। क्या अब महाराष्ट्र से कोई नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी क्या अमिताभ, जो जिसके वजह बिहार पर ये आगे चल के राजनीति करेंगे देश के अंदर? ये मॉडल, ये कौन सा मॉडल हो सकता है महाराष्ट्र से? देखिए, भाजपा को लेकर सब लोग स्पष्ट हैं कि वो हिंदुत्व का मॉडल है। देश जो है वो हिंदुत्व के मॉडल पे चल रहा है और आगे चलेगा। अब बहुत स्पष्ट बता दूं, वो सेक्युलरिज्म, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, जिसको लेकर के इतना प्रचार किया जाता है, हंगामा किया जाता है, सारी दुनिया इसको करती बोलती रहती है, ये बेसिकली हिंदुत्व का ही जो है ना वो कॉपी है और अधूरा है। रंगियों ने हमें कॉपी करने की कोशिश की है। देखिए, हिंदुत्व में जितना समभाव है ना, जिस तरीके हमारे देश में हर जाति धर्म सबका समावेश रहा, हम कभी किसी का विरोध नहीं करते, साथ में रहते हैं। तुमको कैसे पूजा करनी है, कैसे जीवन जीना है, तुम अपने तरीके से जियो, साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। लेकिन आप देखिएगा, आप चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो बाहर के लोग, जो धर्म या जाति, जो पंथ जो हैं, उनको हमेशा रही है। उनके यहाँ भी एक क्रिश्चियनिटी में भी एक क्रूसेड का एक सिस्टम है, जैसे इस्लाम का सिस्टम है। तो इन लोगों का जो थोपा हुआ होता है, जो सबके लिए हम समान भाव रखेंगे, वो एक थोपा हुआ है सेकुलरिज्म के तहत। उसमें क्या करते हैं ये लोग कोशिश कि जो बहुमत है उसको दबा करके, और जो अल्पमत है, जिनको ये अल्पमत कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको कुछ अनुचित लाभ दे करके हम चीजों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कृत्रिम आवरण डालने की कोशिश होती है, बराबर करने की कोशिश होती है ना, ये बहुत तकलीफदेह है किसी भी समाज के प्रति। उसका नुकसान हम, जिस तरह से वामपंथ ने हर चीज को बराबर करने की कोशिश की, आज वो फेलुअर है, खत्म हो रहा है। समाजवाद का भी यही हाल है। तो इससे होता ये भी है ना कि समाज के अंदर विसंगतियां ज्यादा बढ़ती हैं। सहज रहना और सबको समान अवसर प्रदान करना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने यहाँ जो आरक्षण देने की कोशिश की गई, मैं आज भी हंसता हूँ। अगर आप सही शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देते तो वही बच्चे जो है आज अपनी योग्यता से देश को कहाँ ले जा रहे होते। लेकिन आप क्या किया कि गोद में उठा करके पदों पर बिठाने की जो परंपरा चला दी, उसका नुकसान आज हम बहुत बुरी तरह झेल रहे हैं। आज कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक किस्म का परजीवी जो है समुदाय पैदा कर दिया है हमने देश में। तो हमें इससे बचना होगा। ये जो मॉडल आ रहा है कि आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का, आप होता क्या है कि जब आप आत्मनिर्भर होते हैं ना, तो आपके अंदर एक आत्मसम्मान डेवलप होता है। फिर आप क्या करते हैं, मेहनत, आप मांगी हुई चीज पर रहना बंद करते हैं और स्वावलंबी बनते हैं, स्वाभिमानी बनते हैं, तो खुद काम करते हैं। और जब आप खुद काम करने लगते हैं तो देश को आप आत्मनिर्भर बनाते हैं। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं कुछ और समझना चाह रहा था। जैसे योगी मॉडल का मैंने जिक्र किया या गुजरात मॉडल का मैंने जिक्र किया आशीष, तो क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को कोई दूसरा मॉडल होगा क्या, गुजरात से या यूपी से इतर, जिस तरीके से उनका कद ऊंचा होता चला जा रहा है देवेंद्र फडणवीस का, है ना? तो कोई अलग मॉडल होगा क्या जिसका भी जिक्र आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो होगा उसमें देखने के लिए मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बारे में अगर बात करें तो बीजेपी के पास बहुत सारे जो है मॉडल हैं और सारे मॉडल की जो है सिर्फ एक जगह गुत्थी है और वो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। जो हिंदुत्व के बारे में बात की जा रही है वो एक्चुअली में हिंदुत्व नहीं है, वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। जब कभी भी कैपिटलिज्म आगे बढ़ना चाहता है तो वो हमेशा धर्म का सहारा लेकर के यूं ही आगे बढ़ता है। हमारे पास का भी एग्जाम्पल है, हमारे पास और तमाम लोगों का एग्जाम्पल है। मैं अमिताभ को सुन रहा था और फिर से बार में कर रहा हूँ कि बड़े सम्मान के साथ मैं डिसएग्री करना चाह रहा हूँ। बीजेपी के पास इस तरह के कई मॉडल हैं जिससे कि वह आक्रामक हिंदुत्व को जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और इस आक्रामक हिंदुत्व के लिए उनके पास कई सारे चेहरे हैं। एक योगी हैं, दूसरी तरफ उनके पास जो है हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए हैं, तो वो एक लीडर के तौर पर पहले ही है। जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, देवेंद्र फडणवीस
आरएसएस की उस सधी सधाई परंपरा के, देखिए जब आप हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं, ये दोनों ही लोग आरएसएस की ट्रेनिंग पाए हुए लोग नहीं है। न तो योगी आरएसएस कैंप से हैं और न ही हेमंत बिस्व शर्मा से हैं। ये लोग बाहरी विचारधारा के साथ आए हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर आप कहिए तो देखिए वो कोई बहुत आक्रामक, बहुत उत्तेजक इस तरह की भाषा में नहीं बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक कुशल प्रशासक हैं और एक शांत, सौम्य, वो ऐसे राजनेता हैं जो कि महाराष्ट्र में अपने दम पर जो है राजनीति को आगे लेकर के जाते हैं। जिस आरएसएस को हम लोग मान रहे थे कि लोकसभा में जो है वो कहीं थोड़ा सा नाराज था, देवेंद्र फडणवीस उस आरएसएस के बैकग्राउंड या उसको साथ में लेकर के चलने वाले हैं, या ये कहें कि वो खांटी आरएसएस के नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग मॉडल होगा। लेकिन बीजेपी और आरएसएस, या जो मैं बात कर रहा हूं क्रॉनिक कैपिटलिज्म की, उसकी एक विशेषता और है कि वो प्रोपेगेंडा में बहुत अच्छा माहिर होता है। जैसे कि बड़े पैमाने पर कोई भी अगर छोटी सी जीत हो जाए तो बड़े पैमाने पर उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा करके वो शो करेंगे कि बाकी सारी बातें उसके सामने जो है दब जाती हैं। ये जब भी कहीं पर चीफ मिनिस्टर वगैरह को जो है ओथ वगैरह दिलाना होता है तो ये ग्रैंड सेरेमनी करते हैं, ये इनकी स्टाइल होती है और वो फिर उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे। आप देख लीजिएगा गारंटी के साथ 6 से 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र की पूरी बात दब जाएगी और अब नई धुन जो बजेगी वो पूरे मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया में वो दिल्ली चुनाव की बजेगी और पूरा ध्यान जो है उधर शिफ्ट करा दिया जाएगा। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। आज मोहन यादव को कोई नहीं याद करता है, फिर जो सैनी है उन्होंने हरियाणा में जो चुनाव जीता वो सब शांत हो गए। इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस भी चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, 2 लीडर्स में ऐसा मानता हूं बीजेपी में, जो कि सेंट्रल कमांड से या फिर जो उस आक्रामक हिंदुत्व या क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो मैं बात कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाते हैं। एक हेमंत बिस्व शर्मा है और दूसरा योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ मैं मानता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा के मुकाबले वो ना सिर्फ एक आक्रामक राजनीति खेलते हैं बल्कि साथ में वो प्रशासन में भी बड़े माहिर हैं। तो अगर प्रशासनिक अगर क्वालिटीज के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि, और जितने इस बीच में आप देखिए चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुजरात के अंदर का ही चुनाव न रहा, पूरे भारत में जब चुनाव लड़ा गया तो ये बोला गया कि गुजरात मॉडल आ रहा है। जब गुजरात असेंबली का चुनाव था तो वहां पर बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर चलते थे, बुलडोजर घुमाया जा रहा था। इस बार भी जब बीजेपी हारी है लोकसभा में, या ये कहें कि उनकी उम्मीदों के जितने रिजल्ट नहीं है, तो जो एक नारे ने पूरी की पूरी राजनीतिक परिदृश्य को बदला है वो योगी आदित्यनाथ का है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बाद में मोदी ने उसको सॉफ्टन करने की कोशिश की कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन वो राजनीति लेकर के योगी आते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आगे देवेंद्र फडणवीस के मॉडल पर नहीं जाएगी। वो जो मॉडल होगा वो योगी आदित्यनाथ ही लेकर के जाएंगे। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ को खुद जो सेंट्रल कमांड है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी, वो उतना अधिक पसंद नहीं करती है। देवेंद्र फडणवीस हर हाल में सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे। चलिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे, शांत, सौम्य और प्रशासनिक कुशलता की आपने बात की उनकी, और वो ऐसे ही करते रहेंगे। यस अमिताभ, आप काउंटर करना चाह रहे हैं? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, जब भी आप इस गुजरात मॉडल और इसकी बात को लेकर के, और फिर जैसे इन्होंने कहा कि आक्रामक हिंदुत्व, ये दरअसल विमर्श जो है ना बिल्कुल पश्चिमी अवधारणाओं का जो हमारे ऊपर जो साया पड़ा हुआ है ना, हमारी पढ़ाई लिखाई सब उसी ढंग से हुई है, जिसको कॉल्ड सेक्युलरिज्म वगैरह लेके, इसीलिए इस तरह की बातें हम करते हैं। जिस तरीके से कहता हूँ ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आयुर्वेद है, जैसे हमारा आयुर्वेद है, उसको आप एलोपैथ के कसौटी पे कसने की कोशिश करेंगे ना, वो उससे बहुत छोटा है। एलोपैथ अभी उतना विज्ञान नहीं डेवलप कर पाया है। आयुर्वेद के इलाज को, तौर तरीकों को, उसके तरीकों पे हिंदुत्व जो है वो अपने आप में बड़ा विराट है। पश्चिमी दृष्टि जब भी आप देखते हैं ना तो इसी तरह की बातें की जाती हैं, हम लोग भी करते रहे हैं। मैं पिछले 15-16 सालों से काफी मैंने इससे अपने आप को देखा, क्योंकि पढ़ता रहा, देखता रहा, समझता रहा चीजों को। हम अभी भी हिंदुत्व को ना, हिंदुत्व जो है ना, ये कहीं भी कतई भी वो जो पश्चिमी अवधारणाएं हैं, चाहे वो समाजवाद, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो,
उस ढंग से दुनिया को देखने की कोशिश नहीं करता। उनका दायरा बहुत छोटा है, उनकी आंखों में हिंदुत्व नहीं समाता, हिंदुत्व में आक्रामकता जैसी बात नहीं है। अभी अगर योगी जी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो वो केवल लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 400-500 सालों से हमारे यहाँ इस बात को हम समझ ही नहीं सकते, हमारी हिम्मत नहीं होती। अभी भी मैं चैनल, तो मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस्लाम से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। इस्लाम में 20-25-30 ऐसी चीजें हैं, कही गई हैं कि जो दूसरे धर्म का है तो उसको मारना जायज है, उसके साथ बलात्कार कर। ठीक है, चलिए तो यानी कि कुल मिलाकर कुछ नया जी, योगी आदित्यनाथ मॉडल और देवेंद्र फडणवीस मॉडल। अब इस्लाम की दृष्टि से जैसे हिंदुत्व को आप तोलिएगा ना तो आप एकदम जो है गलत जाइएगा। इसलिए यहाँ पे इस ढंग से कहना कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आज जो कॉर्पोरेट है ना बेसिकली वो है, क्योंकि हम एकदम से कॉर्पोरेट सिस्टम को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो श्रेष्ठी वर्ग कहता था प्राचीन काल में, देखिए दुनिया को व्यापार करना हमने सिखाया है, निर्यात आयात, क्योंकि आज से 3000 साल पहले भी हम लोग दुनिया भर से व्यापार करते थे। आपको अगर ध्यान हो 14वीं-15वीं शताब्दी तक 58% जो इंटरनेशनल बिजनेस होता था हमारा होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15वीं सदी में, और अंग्रेजों के आने तो 2% रह गया। तो हमारा सिस्टम अलग था, हमारे यहाँ इस तरह का कॉर्पोरेट सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जब समृद्ध होता था तो सारे लोग समृद्ध होते थे। वो श्रेष्ठी वर्ग का वो सिस्टम जो था 6 लोगों का ग्रुप बना करके, 8 लोगों का ग्रुप बना करके होता था, और जब पैसा आता था तो जो श्रेष्ठी वर्ग होता था वो समाज के लिए काम करता था, तालाब बनाता था, बगीचा बनाता था, स्कूल, मंदिर क्या है, मंदिर कोई हमारे यहाँ घंटी बजाने की जगह नहीं होती थी भाई साहब। वही कमी आप समझिए, मंदिर हमारे यहाँ अर्थ का भी केंद्र होता था, शिक्षा का भी केंद्र होता था। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहा हूँ। कोई घंटी बजाने वाला नहीं होता था जैसा ये लोग समझते हैं। इसीलिए दिक्कतें हैं, क्योंकि आज भी हमारी जो पिछली 4-5 पीढ़ियां हैं हम उसमें शामिल हैं। हम अब तक हिंदुत्व को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हम उन आंखों से जब देखते हैं तो ऐसी ही बातें करेंगे, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, आक्रामक हिंदुत्व। अब जैसे कि कहते हैं ना कि आतंकवादी अच्छे बुरे पहले होते थे, कि अच्छे आतंकवादी बुरे आतंकवादी। नहीं, मैं समझ गया आप, नहीं मैं अमिताभ में समझ गया, आपने जो बातें कही उनका मतलब मैं समझ गया, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि क्या आप कहना चाह रहे हैं और किस तरफ या कौन सा मॉडल हम अब लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट इस पर कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहली चीज तो ये पूरी बहस हिंदुत्व को लेकर के नहीं थी, इन्होंने जो हिंदुत्व का वही मैं क्योंकि अगर ऐसा अवसर मिल जाए कि जब आप प्योर हिंदुत्व पे बहस कराना चाहें या सेक्युलरिज्म पर बहस कराना, बिल्कुल सही बात है, तो मैं उस दिन चाहूंगा कि अमिताभ जी बात करें। ये पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है, शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर है ना, इसी के ऊपर है। मैं इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता से समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी डिफाइन किया गया देवेंद्र फडणवीस को, शांत, सौम्य, कुशल प्रशासक, ऐसा कुछ, मतलब कोई ऐसा तो कुछ नया देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, अगर बीजेपी की सरकार है, ऐतिहासिक जीत है। मैंने जो हिंदुत्व वाला जो शब्द इस्तेमाल किया था, मॉडल इस्तेमाल किया था, उसमें मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले में ऐसा हुआ है कि आक्रांताओं को अगर उठा कर किसी ने पटका तो शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने एक सीधा संदेश दिया कि हिंदुत्व को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता, हिंदुत्व को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। आज भी हम अगर महाराष्ट्र से नया मॉडल लेकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं वो यही है। देखिए शिवसेना, इसमें सवाल, हाँ बिल्कुल सही, शिवसेना को लोगों ने डिसलाइक क्यों किया? हाँ यही मैं डिसलाइक क्यों किया? क्योंकि वो हिंदुत्व के मॉडल से हट रहे थे। उनका मजारों पे जाना, पुष्प चढ़ाना और कहीं ना कहीं अकबर, टीपू सुल्तान, इनके गान गाना कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिला रहे थे कि हिंदुत्व की ट्रैक से उद्धव ठाकरे उतर गए, और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं मैं किसी भी नेतृत्व के बीच में कंपैरिजन नहीं करना चाहता। योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक समृद्ध और गतिशील नेता है। हेमंत बिश्वा शर्मा अपने आप में एक गतिशील नेता है। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा अमिताभ जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक वो विशाल फैक्ट्री है जिसके अंदर हिंदुत्व के रोल मॉडल को आगे चलाने वाले नेताओं में कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है, बस मौका मिलना चाहिए। आज जिस प्रकार से आशीष जी ने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस जी की बात चल रही है, 10 दिन बाद ये बात हट जाएगी,
पहले नायब सिंह सैनी जी की बात चल रही थी, उससे पहले भजनलाल शर्मा की बात चल रही थी, मोहनलाल यादव की बात चल रही थी। इनका कहना सही है। अब 10 दिन बाद क्यों चलेगी महाराष्ट्र की बात? नहीं चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का काम है कि उस प्रदेश को गतिशील बनाकर आगे समृद्धि की ओर लेकर जाए, तो निश्चित रूप से वो वहां काम करेंगे, और जो केंद्रीय नेता हैं वो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। तो ये आशीष जी का अंदेशा बिल्कुल सही है, और पार्टी का जो मॉडल है वो यही होना चाहिए कि एक स्टेट को स्थापित करने के बाद में उसके अंदर जो पार्टी पब्लिक के साथ, जनता के साथ संवाद में जो वादे किए उन वादों को पूरा करके अगले चुनावों की तरफ बढ़े। बिल्कुल, अगले चुनावों की तरफ बढ़ें, ये आपने जहां खत्म किया है मैं समझ गया। जो कह रहे थे कि दिल्ली चुनाव जो है वो देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद आशीष यही कह रहे थे, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद। मैं थोड़ा और भी समझना चाह रहा हूं, यानी कि अब महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का हिंदुत्व नहीं, बीजेपी का हिंदुत्व देखने के लिए मिलेगा, जो है ना। अब दोनों हिंदुत्व में क्या क्या अंतर रहेगा ये देखा जाएगा। बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना का हिंदुत्व था जी, एक छोटी सी बात और रखना चाहूंगा। आपको पता भी होगा कि 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में तमाम कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा कि अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिस बात से लोगों का हमारा हिंदुत्व के प्रति छवि को धूमिल करता हो। एक ये बात, ये जो उनका पॉइंट था, ये सोचने और समझने लायक है। दूसरा, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके तमाम प्रवक्ता और तमाम वो आगेवानी करने वाले लोग जो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते थे, उन तमाम लोगों को पदों से हटा दिया गया है, और एक नई जो कमिटी गठित करने के नाम पर उनको हटाकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो फिर पुनः अपने इस पुराने वाले मॉडल पर आने की ओर आतुर है। इस बात का भी आपको पता होगा। बिल्कुल, तभी मैंने पूछा ना, कब जो शिवसेना का हिंदुत्व था उसकी बजाय बीजेपी का हिंदुत्व वाला जो है शासन देखने के लिए मिलेगा, और वो देवेंद्र फडणवीस उसके अगुवा होंगे। तो अब वो शांत सौम्य व्यक्ति हिंदुत्व की राजनीति कैसे करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, या वो शिवसेना का काउंटर कैसे करेंगे, कैसे काट लेकर आएंगे? हाँ आशीष, पार्टी 2019 में भी जहां थी वहां से अभी प्लस में ही है। नुकसान उनको हुआ है जिन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा, या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ा, या हिंदुत्व को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा ना किस प्रकार से उद्धव ठाकरे के राज के अंदर, पालघर के अंदर साधुओं को जिंदा जला दिया गया। किस प्रकार से जो महाराष्ट्र में घटनाएं हुई थी, वो आक्रोश जनता का आना जायज था, सामने आना जायज था, और वो आक्रोश आया है कहीं ना कहीं। मैं बहुत देर से सोच रहा था आपने पालघर का जिक्र क्यों नहीं किया, लेकिन आप ले ही आए, फिर भी पालघर का जिक्र ले ही आए उसके पूरी डिबेट के अंदर। आशीष, जिस तरीके से लास्ट में उन्होंने खत्म किया कि अगले चुनाव की तरफ बढ़ जाएं, तो अब दिल्ली का चुनाव है, अगला फरवरी में चुनाव है 2025 के अंदर। फिलहाल अब ये जो लगभग 15-20 मिनट बाद शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह, थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ। अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे हैं, बाकी सब लोग हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन से जो है लोग जो है शपथ ले सकते हैं, यदि कुछ आइडिया हो तो बताएं आप हमारे दर्शकों को भी। और क्या नया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यदि शांत सौम्य व्यक्ति हिंदुत्व की राजनीति को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? वो तो आक्रामक होना जरूरी है, और शिवसेना की लकीर को भी छोटा करना है। नहीं, ये महत्वपूर्ण है कि शिवसेना की लकीर को इन्हें लगातार छोटा करते रहना पड़ेगा। पर मैं इस बात से जो है थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए आपको आक्रामक होने की आवश्यकता पड़ेगी। हिंदुत्व की राजनीति करते हुए हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, और आप कहीं से ये नहीं कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है हिंदुत्व को लेकर के आक्रामक होने की आवश्यकता थी। और अगर हम ये कहें कि भारत के 2-3 जो सबसे मतलब हम लोग लोकप्रिय, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी ये जीवित लोग हैं, मैं जो लोग पहले रह चुके मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर 2-3 सबसे लोकप्रिय नेताओं में हम बात करें पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की, तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति जो थी वो थोड़ी एग्रेसिव थी हिंदुत्व को लेकर के, हालांकि जितना अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं उतना तो उनकी नहीं हुआ करती थी। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सौम्य थे, और ये वजह थी कि उनको जो है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी सम्मान हासिल था। ये तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो है सदियों के जो है व्यक्तित्व, वो भी उनको सम्मान दिए, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे ये नहीं लगता कि हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए आपको हमेशा जो है उसी पैटर्न पर जाना चाहिए। और हम अब ये आशा करते हैं कि जो अपनी विचारधारा है वो विचारधारा का सम्मान होना चाहिए भारत में, और ये जिस लाइन को लेकर के चल रहे हैं उस लाइन को लेकर के चलते हुए महाराष्ट्र में जो है एक अच्छा प्रशासनिक मॉडल दे, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर के बाद
अब राजनीतिक महत्व कम होकर के प्रशासनिक महत्व जो है यहाँ से ज्यादा बढ़ जाता है, और वो सबके नेता के रूप में उभर करके सामने आए। और देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, ये ऐसे नाम है जिनको कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, तो मैं इस चीज से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। एक दूसरी बात जो है सारस्वत जी ने कही, जैसे कि डिसएग्री किया जाना चाहिए, कि वो मजारों पर जाना। तो जब कर्नाटका के चुनाव थे तो वहां पर जो है जो मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उनके जो है सभा में जाकर के नरेंद्र मोदी भी बैठते हैं, और इस तरह से बैठते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, वो उसकी कुर्सी नीचे थी और जो धर्मगुरु था उसकी कुर्सी ऊपर लगाई गई थी। तो वहां पर वो भी करते हैं। नीतीश कुमार मजार पर अभी भी जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो ऐसे राजनीति में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, आप उसको परफेक्टली कभी भी आंसर नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा विवाद की एक थोड़ी सी जो है गलियारा छोड़ करके रखता है। जैसे सारस्वत जी अभी जब आप देना चाहते हैं, व्यवस्था भी है बीजेपी की तरफ से, इनको बोलना चाहिए, पर मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा विवादों का गलियारा होता है, राजनीति वस्तुतः इसके बीच में ही जिंदा रहती है। राजनीति अगर बिल्कुल खुले मैदान में आ जाए तो राजनीति मर करके दंगा हो जाएगी। सरस्वत जी इस बात से तो आप एग्री करेंगे मुझसे। तो परफेक्टली आप जो है कहीं पर कोई आंसर नहीं पा सकते हैं। मैं उद्धव ठाकरे के मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं। आपका जो दूसरा प्रश्न था, और वो ये प्रश्न था कि कौन कौन से पोर्टफोलियो किसको किसको मिलने चाहिए। हम लोगों ने ये देखा है कि अब तक जो है पोर्टफोलियोज जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके जो पोर्टफोलियोज एक दूसरे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सबके पास हुआ करते थे, लगभग वही रहेंगे। जो बीजेपी का शेयर है, वो बीजेपी का शेयर जो है कैबिनेट में भी बढ़ेगा और मंत्रिपरिषद में भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो है आपके नगर मंत्रालय वगैरह हैं, वो चले जाएंगे आपके अजीत पवार के पास। इसी तरह से वित्त जैसे कुछ मुद्दे हम मान करके चल सकते हैं कि शिंदे के पास जाएंगे। जो एक बड़ा मुद्दा था, मतलब ये मेरा आकलन है, और हमारे आकलन की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि गलत होने की संभावना पूरी होती है। गृह मंत्रालय जो होती है वो मुझे लगता है कि शिंदे के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। जी अमिताभ, आप कैसे देख रहे हैं, क्या क्या उम्मीद है आपको रहने की? नहीं, यहाँ आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत सहमत। गृह मंत्रालय सवाल ही नहीं उठता है, और भी सारे महत्वपूर्ण इनके हाथ में रहेंगे। कुछ ऐसे कृषि वगैरह उनको दिए जा सकते हैं शिंदे जी को, तो उस पर तो नहीं। लेकिन मैं ये जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, आक्रामक हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व पूरी तरह रक्षात्मक है। अब तो जाकर के वो अपने जो उसके अधिकार छीने गए हैं, जो उसके ऊपर अन्याय किए गए हैं, हिंदुत्व पर नहीं अमिताभ, हाँ, शपथ ग्रहण पर रहेंगे। पोर्टफोलियो क्या क्या हो सकते हैं, और यदि इन पोर्टफोलियो का क्या असर पड़ेगा एक नाथ शिंदे की राजनीति पे? क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजंस लिए हैं। क्योंकि यदि गृह मंत्रालय आपके पास होता है, इस तरह की पोर्टफोलियो आपके पास होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकार आपके पास होते हैं और उसका सीधा फायदा आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस तरह की चीज़ों को रखा है अपने पास में, या पोर्टफोलियो रखे, शायद इसीलिए निगोशिएशन चल रहा था, मान मुटब्बल चल रहा था, सब कुछ रूठना मनाना लगा हुआ था कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा पद किसके पास रहेगा, और उसी को लेकर शायद इतने 12 दिन का समय लगा है। तो आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? और एक सवाल और है इसके साथ साथ मेरे पास में आपके लिए अमिताभ, दोनों से रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस की आगामी चुनौतियां क्या रहेंगी? मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अच्छी बात है, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। चुनौतियां क्या हैं अब महाराष्ट्र के अंदर उनके सामने? देखिए, पहले जो शिंदे जी वाली बात आप कह रहे थे ना, उनको कृषि और नगर विकास एकदम बढ़ करके हथियार लेना चाहिए, क्योंकि उनके अभी महाराष्ट्र के अंदर अपने को मजबूत करना जरूरी है। और वहां पे होने वाले निकाय चुनाव है, उसमें ये दोनों मंत्रालय उनको काफी काम आएंगे, और उनको चाहिए कि इस कंसंट्रेट करें और ज्यादा झगड़ा झंझट में न पड़े उसमें आगे। और शिंदे के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी खास करके जैसे आप बुलेट ट्रेन की परियोजना को ले रहे हैं, जिसको एकदम लटका के रखा गया था, अब जाकर के थोड़ा सा गति पकड़ी है। तो महाराष्ट्र के पास योजनाओं की जो बहुत सारी जो योजनाएं थी, हालांकि इधर काफी काम हुआ है, अब महाराष्ट्र को फिर एकदम से तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में आगे ले जाने का काम जो है शिंदे के, ये फडणवीस के लिए अभी सबसे बड़ी प्रमुखता होगी। क्योंकि सारे देश में
अगर ये चर्चा उठ रही है महाराष्ट्र से उठ करके कोई कुछ उद्योग जो है वो गुजरात चले जा रहे हैं या किसी प्रदेशों में चले जा रहे हैं, तो अभी बहुत जरूरी होगी, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश जैसे है, गुजरात है, ये लोग बहुत एग्रेसिवली, मध्य प्रदेश एग्रेसिवली पढ़ रहा है, राजस्थान बहुत एग्रेसिवली कोशिश कर रहा है। तो इन सबके बीच महाराष्ट्र को फिर अपना जो उच्च स्थान है ना वो हासिल करना होगा, और इसके लिए तो बहुत तेजी से अपने जो खास करके औद्योगिक विकास का, ढांचागत विकास का, और खास करके जो विदर्भ के क्षेत्र वगैरह हैं जहां पानी वानी की समस्या को लेकर हमेशा दिक्कत रही है, किसानों को लेकर हमेशा दिक्कत रही है, क्योंकि किसानों के बीच भाजपा देखिए अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है और बहुत तेजी से सहकारियों के बीच, क्योंकि उन्हीं पे शरद पवार जी का कब्जा रहा है, तो वो दिक्कत होती रही है। तो उसमें इनको जोर लगा करके किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनको करने होंगे। जल की समस्या से इनको मुक्ति दिलानी पड़ेगी अपने पूरे प्रदेश को। तो ये सब मुझे लग रहा है कि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में चीजें होंगी, उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए खैर, आशीष आपको लगता है कि क्या अमिताभ जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए, लेकिन खैर जो उन्होंने लेना होगा या वो सहमति बन चुकी होगी, मन उन्होंने बना लिया हो, क्या होना क्या नहीं होना है वो तो पता चलेगा 5:30 बजे के बाद, और कल तक पूरे क्लियर हो जाएगा किसको क्या मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। जैसे विदर्भ की बात कर रहे हैं कि चुनाव रिजल्ट आ गए, सब कुछ हो गया, और भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में एक्टिव हो गई, वो अपने काम पे लग गए विदर्भ के अंदर, है ना। ये बैठे संपत बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप अपना काम करते रहिए, कार्यकर्ता जमीन पर पहुंच गए थे विदर्भ के अंदर। तो ये जो स्थिति है आखिरकार, तो देवेंद्र फडणवीस चुनौतियां सबसे बड़ी क्या क्या होंगी? जैसे तो औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये भी है, और कोई चुनौती आपको लगता है मराठाओं की चुनौती के रूप में देखते हैं? मराठाओं का आंदोलन कोई भूला नहीं है अभी भी महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कुछ इस तरह की चुनौतियां रहेंगी देवेंद्र फडणवीस के सामने? चुनौतियां देखिए बहुत सारी रहेंगी। जब तक ये संसार का चक्र चल रहा है तब तक चुनौतियां तो खत्म होने से रही है ना। वो तो सांख्य दर्शन में बड़ा अच्छा जो है कपिल मुनि ने लिखा है कि जब तक सत्य, रज और तम तीनों गुण जो है असमान अवस्था में रहेंगे तब तक धरती चलती रहेगी। जिस दिन ये सम अवस्था में आ गया उस दिन समाप्त हो जाएगी। तो और जब तक सृष्टि है तब तक चुनौतियां रहेंगी। सबसे बड़ी जो चुनौती वहां पर यह है कि अभी भी लोकसभा की ज्यादातर सीटें, देखिए आपने विधानसभा जीता है और हम तात्कालिक रिजल्ट पर जा रहे हैं, लोकसभा की ज्यादातर सीटें जो है वो अभी भी जो है आपके विपक्ष के पास हैं, और सांसद जो है वहां पर बड़े पैमाने पर आपके अगेंस्ट में हैं। बिल्कुल। तो वो, और शरद पवार को जो है आप कभी भी जो है ना तो टायर्ड घोषित कर सकते हैं और ना तो रिटायर्ड घोषित कर सकते हैं। शरद पवार अभी वहां पर हैं और शरद पवार मायने रखते हैं। उद्धव ठाकरे के पास ठाकरे परिवार की जो लिगेसी है, जब महाराष्ट्र में हम लोग रहे इस चुनाव के ठीक पहले, तो जो शिवसेना है, जो परंपरागत शिवसेना है, उसके जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है दिल अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है ठाकरे परिवार के साथ, उस नाम के साथ। तो उसको भी जो है आप शून्य काउंट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो राजनीतिक चुनौती आपने लोकसभा के दौरान झेली थी वो अभी भी पूरे समय झेलनी है। फिर अभी भी ये है कि जब आप स्थानीय निकाय के चुनाव में देखते हैं तो स्थानीय निकाय के चुनाव में अभी भी जो लगभग बहुमत है, मतलब ये तो लगभग नेक टू नेक आ गया है, लेकिन अभी भी जो जरा सा एज है ना वो शरद पवार प्लस उद्धव ठाकरे के पास है। और आपके सामने अगले चुनाव भी हैं। ये कतई आप विधानसभा चुनाव के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि निकाय चुनाव में जो है ऊंट किसका बट बैठेगा। निकाय चुनाव में राज ठाकरे के पास भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स होते हैं जो कि वो जिंदा रखते हैं, वहां पर वैल्यू करेगी। धारावी का एक मुद्दा ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक रहा है, वो धारावी का मुद्दा जिंदा रहेगा। विदर्भ को लेकर के जो स्थिति आप बता रहे हैं, विदर्भ में भी ये समस्या बनी रहेगी कि विदर्भ में जो है पानी को लेकर के कोई सॉलिड समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम पेयजल की स्थिति के बारे में बात करें तो पेयजल की स्थिति पूरे भारत में, मैं अगर बात कहूं, हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं ना, मैं आपको शायद एक नहीं चौंकना चाहिए, हम सभी लोग जो है इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां सिर्फ अगले 30 साल के लिए ही माना जा रहा है कि उनके पास, उसके बाद ये सूख जाएंगी।
और तो वहां पर भी जो है स्थिति जो है पानी की और विकराल होने वाली है। जिस तरह से समुद्र के उफान उठ रहे हैं वो जो है प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से आएंगी। ये माना जा रहा है कि धरती के प्लेट के नीचे हलचल है तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपके पास राजनीति की दिक्कतें हैं, आपके पास प्रशासनिक चैलेंज रहेगा लगातार जो है, चाहे वो पवार खेमा रहेगा चाहे शिंदे खेमा रहेगा, वो अपने राजनीतिक वजूद के लिए कहीं न कहीं खींचातानी करता रहेगा। बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियां जरूर आएंगी जिसको लेकर के विपक्ष आपके ऊपर बहुत अधिक आक्रामक होगा। हालांकि एक बीच में और खबर उठी थी कि ये खबर थी कि अगर शिंदे ना माने तो शिंदे को जो है विपक्ष में बैठा दिया जाए और उनको नेता विपक्ष का पोस्ट दे दिया जाए, जिससे कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये बड़ा स्मार्ट मूव मेरे को लग रहा था, लेकिन इसके जो है बहुत प्रोस एंड कॉन्स हो सकते थे वो, लेकिन सारी संभावनाएं खत्म हो गई। तो अब तो विपक्ष का नेता भी आपके पास होगा। तो हालात जो है देवेंद्र फडणवीस के पास ऐसा नहीं कि आपके पास बिल्कुल जो है मक्खन है और आप सरक जाएंगे। बिल्कुल राजनीति बहुत करेगी और जब तक शरद पवार हैं तब तक आप जो है विपक्ष को हल्के में मत लीजिए। मैं संपत कैसे देख रहे हैं आप आशीष के विश्लेषण को? बस अब तो शपथ का समय हो गया है, तो मेरे हिसाब से मैं तो महाराष्ट्र को एक बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहा हूं और सारे सीक्वेंसेस को साइड में रखते हुए जी, जैसा इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि भी शरद पवार जब तक हैं तब तक हो सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अब हम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रहे हैं और अगला 5 साल एनडीए का है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के अंदर कोई कसर एनडीए के द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी। और चुनौती के रूप में क्या लग रहा है महायुति के किए गए पहाड़ जैसे वायदे? चुनौती के ऐसे तो कहने वाले वो लोग भी 99 सीट जो लेकर आए हैं वो भी 240 वालों को कह रहे हैं कि आप अल्पमत में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनौतियां कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत ज्यादा सीटें लेकर आई है। इसके अलावा आप एक बात को समझिए, अगर कुछ होना होता तो 10-12 दिन में बहुत कुछ हो जाता। बहुत सारे समीकरण हमारे पास आ रहे थे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत थी क्योंकि अजीत दादा का भी समर्थन था। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका निर्णय लेने के लिए बहुत कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंत भला तो सब भला, सब कुछ बढ़िया हुआ। कल शाम की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस प्रकार से एकनाथ जी मुस्कुरा रहे थे, अजीत पवार जी का जो रिएक्शन था, इन परिस्थितियों से ऐसा लग रहा है कि अगला बहुत शानदार जाएगा। महाराष्ट्र के विकास में 4 चांद लगने वाले। अच्छा, अब एक और सवाल है, अभी जैसा अभी हम लाइव दिखाएंगे अभी अपने दर्शकों को शपथ ग्रहण समारोह, मैं एक और सवाल लेना चाह रहा हूं जो जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई। बॉलीवुड के लोग भी पहुंच गए हैं, तो पहले जो है बॉलीवुड के ऊपर शिवसेना का प्रभाव देखा जाता था, तो कितना प्रभाव बीजेपी का देखा जाएगा बॉलीवुड के ऊपर? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड। एक चीज को समझिएगा, बॉलीवुड में जो काम करते हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रभाव छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। प्रभाव तो तब हम मानते जब बॉलीवुड से कोई 5-10 टिकटों पे हम चुनाव लड़ाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड हमेशा से अलग रहा है, अलग रहना चाहिए। जिसने इसको मिक्स किया वहां समस्याएं पैदा हुई है कहीं ना कहीं। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहीं ना कहीं मिक्स किया, तो उसके अंजाम देख लीजिए क्या हुआ है। चलिए, तो कहीं ना कहीं परिणाम देखने के लिए। अमिताभ, आप कैसे देख रहे हैं? सहमत हैं संपत की बात से आप? आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं वो बात आशीष जी समझ गए हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए वो मुस्कुरा दिए। सर देखिए, बॉलीवुड का असर होगा, जो कश्मीर जैसी, और ये जो अभी एक गुजरात में जो फिल्म आई है ट्रेन वाली, जो साबरमती रिपोर्ट, हाँ, कहीं ना कहीं देखिए मीडिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिल्म एक जबरदस्त माध्यम है लोगों को प्रभावित करने का, जिसका उपयोग आज तक पहले भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर नहीं करती थी, उस दिशा में नहीं जाती थी। और लेकिन लोगों को पता है, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि जो एक इंटरनेशनल प्रभाव रहा है हमारे यहाँ, जो फिल्म बनती रही है ना, वही पश्चिमी प्रेरित जो है, सेकुलरिज्म, सब चीजों को लेके उसी दृष्टिकोण से हर चीज, हर जगह फिल्मों में आप देखिए कितनी चर्चा में चीजें आती रही ना। इस्लाम को कुछ बेहतर चीजें हमेशा बताते रहना, हिंदुत्व के जो कैरेक्टर है उनको हमेशा नेगेटिव इसमें दिखाते रहना, तो उन सब चीजों में भी अब परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए, एक संघर्ष शुरू हो रहा है। आपको मैं बता दूं, एक संघर्ष हो रहा है अब।
क्योंकि अब तक जो भी हिंदुत्व की जब बात कर रहे होते थे तो उनको बहुत नीचा देखा जाता था, उनको समारोहों में नहीं बुलाया जाता था, उनकी फिल्मों को प्रेजेंटेशन नहीं होने दिया जाता था, डिग्रेड किया जाता था, और वैसे फिल्मर्स को और आर्टिस्ट को जो है उनको बाहर कर दिया जाता था, वो बाहर हो जाते थे जी। मतलब गुलशन कुमार को आप भूल नहीं सकते, तो उसको पढ़ते हुए सारे ऐसे अच्छे जो एक्टर्स हैं वो बाहर हो गए। उदाहरण ताजा उदाहरण बता, सोनू निगम को देख लीजिए, सोनू निगम के साथ क्या हुआ। ये कभी और 1-2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक सिंगर जो है वो खूब बढ़िया गाते हैं लेकिन उनके करियर को भी ध्वस्त कर दिया गया। बॉलीवुड एक अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, और ये वही बॉलीवुड है ना जो अब बॉलीवुड आज, हालांकि ये मुद्दा नहीं है इसीलिए आशीष जी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, मैं भी नहीं बढ़ाना चाहता था, पर ये पॉलिटिक्स जो है वो बॉलीवुड के थ्रू किस तरह से कौन सा धर्म परोसना है, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। गत वर्षों में कांग्रेस शासन में भी ऐसा हुआ कि एक शोले फिल्म के अंदर दिखाया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति है फिर भी पूरी मस्जिद है, और 5 टाइम की नमाज के टाइम में वो एक व्यक्ति बार बार पालना करता दिखाया जाता है कि अपना बेटा मरा हुआ पड़ा है लेकिन बेटे की तरफ उसका ध्यान नहीं है। अजान का समय हो गया तो अजान के प्रति समर्पित है। बॉलीवुड के द्वारा पहले भी पिछले 75 वर्षों में धर्म के नाम की गलत और गंदी राजनीति परोसने का प्रयास पहले से ही हुआ है। चलिए ठीक है, नहीं होगा वो नहीं थोड़ा मैं ठीक है क्या होगा, लेकिन बॉलीवुड जो है महाराष्ट्र की पहचान है, देश की पहचान है, और वो हाँ उसमें प्रभाव से आप नकार नहीं सकते। कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा वो पता चलेगा। ये भी एक चर्चा का विषय है कि इसको नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ लेंगे, उनके साथ में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उनके साथ में पूरी एक टीम होगी। साथ ही गवाह रहेंगे इसके पूरे समारोह के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर वहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, बॉलीवुड की भी नामी ग्रामी हस्तियाँ वहाँ मौजूद हैं। तो एक बहुत ही ग्रांड शो, एक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है जिसको पूरा देश देखेगा और एक नई ऐतिहासिक जीत के रूप में देखेगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और चुनौतियां भी बहुत सारी हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने बतौर मुख्यमंत्री। वो किस तरह से 5 साल में इन चुनौतियों का सामना करेंगे और नए महाराष्ट्र का एक आगाज़ होने जा रहा है, नए महाराष्ट्र की नींव रखी जा रही है, और ये जो नया महाराष्ट्र है ये किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप AB स्टार।